Revenue generating agricultural raw materials. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. आज स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल्स को जो मेन क्रॉप्स के साथ भी प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि वो मटेरियल्स जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि रेवेन्यू जनरेट हो सके। फार्मिंग और फिशरी दोनों इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस चीज़ के लिए कि वो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। वही रॉ मटेरियल इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के थ्रू रेवेन्यू जनरेट करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इनकम जनरेट की जाती है थ्रू नॉर्मल बिज़नेस से जो आप ज़र मुबादला कमाते हैं या पैसे कमाए जाते हैं या इनकम कमाई जाती है, उसको हम रेवेन्यू कहते हैं। तो लाइफ स्टॉक फार्मिंग में भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, यानी फार्मिंग की दो हमने पढ़ी थी, जिसमें लाइफ स्टॉक फार्मिंग भी है और लोकल फार्मिंग भी है। फार्मिंग में क्रॉप बेस है, लाइफ स्टॉक बेस है, इसके थ्रू भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा फ़िशरी जो है इंडस्ट्री हमारी सारी जो फ़िश की प्रोडक्शन की है, उसमें भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है जो कि डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किया जाता है और वो इंडस्ट्रीज़ इन टच हैं इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ और इवेंचुअली वो हमें रेवेन्यू जनरेट करके देती हैं। अगर हम बात करें फार्मिंग के जो रॉ मटेरियल है जो हम फार्मिंग से ऑब्टेन करते हैं, तो फार्मिंग के रॉ मटेरियल्स में वो सारी ज़रूरी प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स शामिल हैं जो कल्टीवेशन में हार्वेस्टिंग में जानवरों कैटल्स को पालने में इस्तेमाल होती हैं। इनके वजह से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है। वो रॉ मटेरियल डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। वो इंडस्ट्रीज़ इन टर्न इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ इन्वॉल्व हैं और वो रेवेन्यू जनरेट कर रही हैं हमारे मुल्क का। अगर हम फार्मिंग की बात करें तो उससे हमें दो तरह से रॉ मटेरियल हासिल होता है, जो क्रॉप बेस्ड है और दूसरा हमारे पास लाइफ स्टॉक बेस है। अगर हम क्रॉप बेस की बात करें जो रॉ मटेरियल है, तो क्रॉप्स जो मेन फसलें उगाई जाती हैं उनके साथ जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है उसमें फ्रूट्स शामिल हैं, वेजिटेबल्स शामिल हैं, ग्रीन्स शामिल हैं, सीड ऑयल्स शामिल हैं। इसके अलावा जो एनिमल्स का जो मवेशियों का चारा है, फीड है, वो भी जैसे अल्फाफा हमने पढ़ा वो भी इसमें शामिल है। और इसके अलावा बायोगैस की प्रोडक्शन यानी बायो गैस बनाई जाती है, उसकी प्रोडक्शन होती है। इंडस्ट्रीज़ को, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को फाइबर जो है वो कॉटन से लेके हासिल करके दिया जाता है। अगर हम लाइफ स्टॉक रॉ मटेरियल्स की बात करें तो उसमें मीट के साथ साथ वो सारी डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल हैं जिसमें एग्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं, गोश्त इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लेदर की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा फ़ाइबर उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें फार्मिंग से रिलेटेड रॉ मटेरियल से हैं। अगर हम फ़िशरी की तरफ आ जाते हैं, यानी कि फ़िश की प्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं, तो उसमें वो सारे रॉ मटेरियल्स शामिल हैं जो कि फ़्रेश वाटर या मेरीन समुद्री पानी से हासिल किए जाते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ़िशेज़ हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, आबी पौधे हैं, यानी जो पानी के अंदर मौजूद पौधे हैं उनको इस्तेमाल में, उनके रॉ मटेरियल्स को इस्तेमाल में लाया जाता है। इसके अलावा क्रस्टेशियंस इस्तेमाल किए जाते हैं, मोलस्कास इस्तेमाल किए जाते हैं। क्रस्टेशियंस और मोलस्कास क्या हैं? क्रस्टेशियंस एक्चुअली वो एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर रहते हैं लेकिन उनकी बॉडी के ऊपर हार्ड शेल मौजूद होता है, जैसे कि लॉबस्टर्स वगैरह हैं या क्रैब्स हैं, आपने देखे होंगे। इसके अलावा जो मोलस्कन्स हैं वो जानदार हैं जो नमी वाली ठंडी जगहों पे जिसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर मौजूद हो उस जगह पर रहते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर भी शेल मौजूद होता है, जैसे स्नेल्स आपने देखे होंगे। तो ये सारे इसमें एज रॉ मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा फ़िशरी इंडस्ट्री जितनी सारी है, इसमें सी फूड के ये सारी जितने रॉ मटेरियल्स हैं वो फ़िश इंडस्ट्री को प्रोवाइड किए जाते हैं। फ़िश इंडस्ट्री से फ़िश के रॉ मटेरियल से जो हासिल की जाती है वो डिफरेंट इंडस्ट्री में, जैसे सी फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जाती है। फ़िश जो है मीट में इस्तेमाल की जाती है, फ़िश ऑयल में इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा एक्वा कल्चर जो है वो उससे मेंटेन किया जाता है। एक्वा कल्चर से क्या मुराद है? एक्वा कल्चर से मुराद है कि उनकी मैनेजमेंट, उनकी रेजिंग जो फ़िश की और रिलेटेड प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनकी मैनेजमेंट, उनकी रेजिंग, उनकी हार्वेस्टिंग की जाए
ये सारा एक्वाकल्चर कहलाता है। फ़िशरी और फार्मिंग दोनों हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि रॉ मटेरियल्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इस हिसाब से कि वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड किए जाते हैं रॉ मटेरियल और उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। ना सिर्फ ये कि वो हमारे लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं बल्कि इसके अलावा वो इंडस्ट्रीज़ जो इसके साथ वाबस्ता हैं वहाँ पर जितने लोग मुलाजमत कर रहे हैं उनके लिए इनकम का सोर्स है। इसके अलावा ट्रेड जो है इसके ज़रिए की जा रही है मुख्तलिफ़ मुल्कों के दरमियान। हम अपनी जो ये चीज़ें हैं सी फूड जो बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसके अलावा फ्रूट्स जो हैं उनकी ट्रेड जो है वो दूसरे ममालिक में की जा सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी ट्रेड के लिए भी और इसके अलावा जो मुलाजमत है उसके लिए लोगों की जो मुलाजमत के वहाँ पे मौक़े लोगों को बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। प्लस ये कि अगर हम अपने देहात की बात करें, पाकिस्तान के रूरल एरियाज़ की बात करें या कोस्टल जो एरियाज़ हैं, जो साहिली इलाकों के इर्द गिर्द आबादियाँ आबाद हैं, वहाँ की इकनॉमिक एक्टिविटी के लिए, वहाँ की इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये इंडस्ट्रीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो रॉ मटेरियल से चल रही हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं। तो आपको स्टूडेंट्स समझ आई होगी, इंफॉर्मेशन मिली होगी आज के लेक्चर से कि किस तरह हमारे जो फार्मिंग के साथ, जो हमारी फ़िशरी इंडस्ट्री के साथ जो रॉ मटेरियल एसोसिएट हैं वो किस तरह हमारी इकॉनमी के लिए, इकॉनमी को बेहतर करने के लिए किस तरह अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।